लास्ट लेक्चर में आपने देखा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट का यूज करते हुए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि उस इनवर्स का अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में किस तरीके से हम यूज करेंगे और फिर उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के डायरेक्शन में लेकर के चलते हुए कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों 10th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन होती हैं, तो प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि कोई भी दो लाइन, किसी भी दो लाइन के बारे में आप बात कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब आपको दो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो या तो वो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी, और अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक केस पैरेलल का, एक केस इंटरसेक्टिंग और एक केस सेम लाइन, राइट, दोनों की दोनों सेम लाइन। हालांकि ये स्पेशल केस है क्योंकि उस केस में दो सेम लाइन है, मीन्स कि एक ही लाइन गिवन है, दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस केस को हम डील कर लेते हैं। तो या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, तो तीन केस ही बनते हैं। तो इक्वेशन से हमें पता कैसे चलता है, तो केस होते थे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, 11th क्लास में भी डिस्कस किया है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, और सिंगल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मीन्स एक के ऊपर दूसरी, और ये इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, राइट। तो उस तरीके से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल दिया जाता था। और तीसरा केस होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइंस, कोई कट नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट। तो जब कोई सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सोचिए जैसे हम ये दो लाइन लेते हैं, दो लाइन, तो या तो दो लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी, दो लाइन दो पॉइंट पे कट नहीं कर सकती, एक से ज्यादा पे कट ही नहीं कर सकती, देखो। और जब एक से ज्यादा की कोशिश की गई तो फिर वो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट हो गया। तो या तो एक पॉइंट कट है या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट है, ठीक है, या तो एक पॉइंट पे कट है या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट है, या फिर कट ही नहीं है। कट नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट पॉइंट पे कट है मीन्स की टच है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। एक पॉइंट पे टच है तो यूनिक सॉल्यूशन है। और जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं तो वो सिस्टम, इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। एक से ज्यादा सीधा फिर वो इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो इनकंसिस्टेंट होता है। इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हमने जो 11th क्लास के आपको याद दिलाएंगे, फिर इसके बाद में हम हमारे 12th क्लास की तरफ मूव करेंगे। जैसे आप देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप इनको सोल्व करोगे तो आपको यहां से x और y की वैल्यू मिलेगी, मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन। आप देखिए 2 से डिवाइड कीजिए सेकंड इक्वेशन को, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी, तो ये सेम है। तो ये एग्जांपल इसका है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में ये पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इनका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट होगा, और ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो अब हम हमारे 12th क्लास की तरफ मूव करते हैं, इनको सोल्व करने के दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखते हैं कि 10th और 11th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन को हमने डील किया था, 12th क्लास में कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। देखिए 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं।
यहां एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है 2, 5, 3, 2, उससे मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म की। थोड़ी देर के लिए देखिए, ऑर्डर इसका 2x2, फिर इंटेंशनली एक कॉलम मैट्रिक्स ली 2x1 ऑर्डर की, इंटेंशनली, ताकि आपस में कंपेटिबल हो सके मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 2, एक्स वाई, जो ये अननोन है उनका एक कॉलम मैट्रिक्स आपको लेना है अननोन्स में, फिर इज इक्वल टू ये 1 और 7, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स को नाम मैं ए दे देता हूं, इसको एक्स दे देता हूं, इज इक्वल टू बी, अपनी मर्जी से हम लोग नाम दे रहे हैं। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/1 का। तो इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर भी 2/1, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, वो इक्वेशन आ गई, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यानी हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। आप देख लीजिए, सेम चीज है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए 10 को मैंने 7 प्लस 3 के फॉर्मेट में लिख दिया, यानी कि दोनों के दोनों ऑड नंबर, मैं उस तरीके से कुछ बात कर रहा हूं। दोनों के दोनों इवन, 2 प्लस 8 के फॉर्मेट में लिख दिया 10 को, दोनों के दोनों इवन। तो इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। देखो, अगर मैं इतना इतना लिखता हूं, मीन्स ये चीज मीन्स यही तो है, और ये मीन्स ये, तो सेम है या नहीं, ठीक है। तो 12th क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखना है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, ये आपको लेकर के चलना है। ऐसा क्यों करना है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है x b 1 7, इस तरीके से मैट्रिक्स ली जाती है ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सके, और फिर मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर भी सेम हो सके, जब भी तो आप मैट्रिक्स को इक्वलिटी के केस में लेकर के जाओगे। तो ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब क्या करना है आपको, जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो वही सारे प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है, कोफैक्टर निकाले और एडजॉइंट और ए इनवर्स। तो हम आ गए ए इनवर्स पर, ये देखिए यहां तक आ गए, ठीक है। अब देखिएगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, ax इज इक्वल टू बी। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x और y की। इसका मतलब कैपिटल X यानी कि मैट्रिक्स X। आपको याद है ना, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इक्वल से जस्ट पहले सिर्फ उसको रखते हैं, बाकी सब कुछ उधर छोड़ देता है। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, x इज इक्वल टू 2/2 फ्री रखते हैं ना। तो इसी तरीके से यहां हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो भी साथ में बैठा है उसको हटाएंगे, और अपन जानते हैं कि a को केवल a इनवर्स ही हटा सकता है, और a x से पहले है, तो a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन हमें प्री वाला चाहिए। तो बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो यहां a इनवर्स इस a से अटैच हो जाएगा, x को बाहर छोड़ देगा। ये हम लास्ट में चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पे भी प्री मल्टीप्लीकेशन a इनवर्स और ये b। उसके पीछे का रीजन बताता हूं, देखो पोस्ट नहीं हो सकता है। यहां पे a का ऑर्डर है 2/1, a का ऑर्डर देखिए 2/1। अगर पोस्ट करोगे यानी a इनवर्स को यहां से मल्टीप्लाई करोगे और उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, तो देखो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ना ये, तो इसलिए प्री अगर करोगे तो b का ऑर्डर 2/1 और a इनवर्स पहले आकर के जब मल्टीप्लाई होगा और a इनवर्स का ऑर्डर 2/2, तो देखो मल्टीप्लाई हो सकते ना, देखो। तो इसलिए प्री मल्टीप्लाई आप करने वाले हो a इनवर्स से, तो यहां पे भी ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आइडेंटिटी x एज इट इज, ये एज इट इज चलेगा, और i डॉट x और a इनवर्स b। तो हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्ट ये लिखेंगे। ये आया कैसे वो तो मैंने आपको ये रफ कैलकुलेशन में आपको समझाया है, ये रफ कैलकुलेशन है, आपको फेयर में नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट लिखना है।
कि सिंस ax इज इक्वल टू बी देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b लिखना ना, b डॉट a इनवर्स मत लिखना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर करना कुछ भी नहीं, x की वैल्यू डाल दी यहां पे x y, a इनवर्स जो आपने कैलकुलेट किया उसको डाला और b है ही सही, तो बस इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, और फिर बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस x और y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप देख लीजिए ना, क्योंकि चैप्टर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमने लिखा, तो आप यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, उसके बाद तो यही मिलने वाला है, सेम चीज है। तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ax इज इक्वल टू b। उसके बाद में जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, बस आप तो इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के बारे में सोचो। इनवर्स आते ही बस सिंस ax इज इक्वल टू b, ये वाला, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की। किसमें है वो, कैपिटल X में, तो इक्वल से पहले आपको x रखना है। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां से आपको समझाया। फिर उसके बाद आपको अपने आप स्टेप पता चल जाएंगे, a इनवर्स की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई आप करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हम डील करेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देख करके भी हम बता सकते हैं, वैसे तो स्टार्टिंग में ही, कि इनके यूनिक सॉल्यूशन आने वाले हैं। ये देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अपने को पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन आने वाले। यूनिक सॉल्यूशन आने वाले, इसका मतलब कि हमारा जो ये प्रोसीजर है ये अच्छे से एंड तक जाने वाला है। सोचो इस प्रोसीजर में कहां बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी, इस वाले केस में, वरना आप सोचिए ए इनवर्स को निकालने में और कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता, एडजॉइंट तो आराम से निकलता है, सिर्फ डिटरमिनेंट प्रॉब्लम करेगा। और जब ए इनवर्स आ गया तो यहाँ ए इनवर्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी ऑलरेडी था, तो मल्टीप्लाई होकर के एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कब, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तब। क्यों, उससे क्या होगा, क्योंकि उससे ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाता है और उस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं। आप फिर से सोचिए कि कब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि देखो ये एक्स कैपिटल एक्स तो हम यहीं से लेते हैं, लिख सकते हैं, बी तो गिवन होता है इक्वेशन में ही, क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। मेन तो ये ए इनवर्स है, अगर ए इनवर्स नहीं निकला तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कुछ भी रीजन हो चाहे। तो ए इनवर्स कब नहीं निकलेगा, जब डिटरमिनेंट, तो सारा पॉइंट अपने क्वेश्चन का इस पर फोकस हो जाता है, सारा ध्यान इस पर, सारी जिम्मेदारी डिटरमिनेंट ए पर आ जाती है कि अगर डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो तय मानिए डेफिनेटली ए इनवर्स निकलेगा, डेफिनेटली एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन ही तो है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया ना 3,-1, हालांकि आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहीं पे छोड़ना है, लेकिन समझने वाली बात है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,-1, तो 3,-1 यूनिक पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे पता चला, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली यू विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 आता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है। अब देखिए बच्चों, तीनों के तीनों केस को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस को देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको लिखना है a x b, शॉर्ट में बता रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप उसको यूज करेंगे बोर्ड पैटर्न पे, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए आप इस तरीके से देखिए। तो ax b में आप कन्वर्ट कर लेंगे, डिटरमिनेंट देख लेंगे नॉन जीरो, नॉन जीरो से इनवर्स, इनवर्स से x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यू विल गेट योर आंसर। मीन्स इफ डिटरमिनेंट है नॉट जीरो इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट। ठीक है, ये केस यहां फिनिश हो। अब मान लीजिए, ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं, दोनों लाइन सेम है, इक्वेशन सेम है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेंगी इस केस में। लेकिन देखिएगा a x b सेम, डिटरमिनेंट है o 0 के बाद में आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। अब देखिए 2/2 के केस में हम एडजॉइंट डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर देना है। मीन्स यहां पर ये वाला एलिमेंट और यहां पर ये वाला एलिमेंट, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना, और बाकी जो बच गए उन पर साइन चेंज कर देना।
कि अगर कोई प्लस का है तो उसको माइनस, और माइनस का है तो प्लस। यहां भी साइन चेंज होगा, यहां भी साइन चेंज होगा। एक बार फिर से देखिए, ए से आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए बनाते हो। 2/2 के केस की मैं बात कर रहा हूं, 3/3 में हमें कैलकुलेट करना होगा। तो एडजॉइंट ए, इन दोनों को आपस में आपको इंटरचेंज करना है, तो ये इंटरचेंज, और इसका साइन चेंज कीजिए और इसका भी साइन चेंज कीजिए, तो ये एडजॉइंट। तो आपको क्या करना है, जब भी डिटर्मिनेंट है 0, उस केस में एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे और एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे आप। तो एडजॉइंट ए डॉट बी कैलकुलेट करते ही बस आपको सिर्फ इतना देखना है, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है तो ये भी एक मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। तो आपको केवल इतना देखना है कि वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं, बस इतना सा देखना है, जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। अभी मैं इसके बाद में डायरेक्ट यहां आ रहा हूं। सेम ये देखिए, पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल लाइंस, सेम a x b, डिटर्मिनेंट है 0, देन एडजॉइंट है। देखो अभी मैंने बताया ना कि आपको इन दोनों को तो इंटरचेंज करना है 3-2, और इसका साइन चेंज करना है और इसका साइन चेंज करना है। तो एडजॉइंट ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, बस आपको ये देखना है कि वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नॉट इक्वल टू ओ यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, ऐसे याद रख लेना। जीरो मैट्रिक्स नहीं तो सॉल्यूशन नहीं। डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं, सॉल्यूशन नहीं। फिनिश। सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इस केस को भी डील नहीं कर रहा हूं। ये सिस्टम आपको गिवन है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, बस ये बता दो कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन की नहीं पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो वहीं लिख दीजिए कि ये कंसिस्टेंट है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम को पूछ रहा है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो नहीं है तो डेफिनेटली आंसर आएगा। तो यही लिख दीजिए कि सिस्टम जो गिवन है वो कंसिस्टेंट है, यही पता चल गया। लेकिन अगर वो जीरो है तो आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो जीरो यहां पे भी है और जीरो यहां पे भी है। इस वाले केस में नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट है। इस वाले केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, राइट, जबकि यहां पे भी डिटर्मिनेंट जीरो है। तो आप दोनों केस देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे हैं, बट एक में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एक में नो सॉल्यूशन है। इसमें जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना लेकिन, राइट, तो सॉल्यूशन होने की वजह से ये कंसिस्टेंट में जाएगा। लेकिन ये दो केस क्यों लिखे वो मैं आपको भी बताता हूं। और दूसरी बात, सॉल्यूशन के दो केस होते हैं, एक तो वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन। हमें 12th स्टैंडर्ड पर बोर्ड लेवल पर सीबीएसई जो हमें एक तरीके से परमिट करती है, परमिशन देती है, वो ओनली यूनिक सॉल्यूशन की देती है। ये एनसीईआरटी की बुक में लैंग्वेज लिखी हुई भी है कि हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। तो सॉल्यूशन जब भी कैलकुलेट होगा यूनिक वाला होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, नॉन जीरो, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट है जीरो तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो हम यहीं से फाइनल कर चुके थे, पता चल जाता है इक्वेशन से, है ना। 10th लेवल पे, 11th लेवल पे हम बता सकते हैं कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है 12th लेवल की, कि डिटर्मिनेंट है जीरो होने के बाद में, जैसे यहां पे भी जीरो है तो आप एडजॉइंट ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। अगर मान करके चलो कि ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स, राइट, अगर मान लीजिए इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, समझ रहे हो ना, इज नॉट इक्वल टू ओ। अगर ओ के इक्वल नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट। और इस केस में अगर ओ के इक्वल है तो बच्चों अब देखिएगा, तो आपको क्या करना है, देखो ये इफ डिटर्मिनेंट है जीरो तो आपको ये निकालना, और अगर ये ओ के इक्वल है, ओ मीन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहां दो केस पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, इस बात को डाइजेस्ट करो। लेकिन जब हमें सिर्फ टू एक तरीके से वेरिएबल में इक्वेशंस मिलती है, यानी 2D में मिलती है, ऐसे समझो आप इसको। जब भी हमें इक्वेशन 2D में मिलेगी, यानी केवल x और y की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में डेफिनेटली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की तरफ ही जाएगा। फिर ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर ये प्रॉपर तरीके से मेंशन है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आंसर तो इस तरफ जा रहा है तो ये क्यों लिख रखा है। लेकिन जब आप 3 वेरिएबल में लेंगे, 3 अननोन में लेंगे, एक्स वाई जेड, तीसरी इक्वेशन और आ जाएगी, एक्स वाई जेड में चीजें चलेंगी और वो प्लेन की इक्वेशन होगी 3D में, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। उस केस में ये वाला केस एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। 2/2 के केस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम क्वेश्चन देख करके भी बता सकते हैं 2/2 के केस में। तो
है ना, कि यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इज इक्वल टू ओ, तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन होने की वजह से कंसिस्टेंट में जाएगा। तो यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, तो कंसिस्टेंट, राइट। तो आपको इसके बाद लिखना है कि अगर एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू ओ, तो भाई कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब तो देखो क्लियर है, सॉल्यूशन नहीं, और कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये तो जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात होगी, क्योंकि कंसिस्टेंट दो ही केस में होता है, एक यूनिक के केस में, है ना, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा में इन्फिनिटी, जस्ट अभी बताया था। तो कंसिस्टेंट दो केस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट यूनिक सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, और अगर डिटर्मिनेंट है जीरो आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट है जीरो आ रहा है, वैसे तो स्टार्टिंग में पता कर लेना, डिटर्मिनेंट है जीरो आ रहा है, तो आप ऐसा करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू ओ तो नो सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू ओ तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और इस केस में मे बी कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंट में यूनिक तो हो नहीं सकता, तो इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि यूनिक तो केवल इसी केस में होता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इस केस में नो सॉल्यूशन। आपको ऐसे ही छोड़ करके आना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। एडजॉइंट ए डॉट बी, अगर ओ आ गया, फिर से बता रहा हूं, इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट है। एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू ओ, देन आपको करना क्या है, यही लाइन लिख करके आनी है कि मे बी कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट, एज इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, और ये तो ये। 2D के केस में ये वाली चीज यही शो करेगी, लेकिन 3D के केस में वो इस तरफ भी जा सकती है। तो 2D के केस हो चाहे 3D का केस हो, हमें प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करना है। आप पूरा ही लिख करके आओगे, शॉर्ट में नहीं लिखोगे कि ये 2D का केस है तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, है ना, वो तो आप यहां से भी पता लगा सकते हो, लेकिन आपको लाइन ये पूरी ही लिखनी पड़ेगी, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स में डील करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और ये गिवन इक्वेशंस है। तो जैसा कि अभी लास्ट 2x2 के क्वेश्चन में आपको बताया था कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, a 1 -1 2, 1 -1 2, 3 4 -5, 3 4 -5, 2 -1 3, 2 -1 3 is a coefficient matrix x x y z, b 7 -5 12। फिर इसके बाद में डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट से इनवर्स, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट इस पर आ रहा हूं। तो x की जगह वापस से a इनवर्स, बस a इनवर्स वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि x तो ऑलरेडी रेडीमेड मैट्रिक्स है भाई, b ऑलरेडी रेडीमेड मैट्रिक्स है भाई, क्वेश्चन से मिलती है हमें। a इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और जो बहुत इजीली सॉल्व हो जानी चाहिए। और इजीली तो क्या है, एडजॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं करता, डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम करता है। मेन तो डिटर्मिनेंट पे डिपेंड है सारी चीजें। खैर, तो अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, मींस की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता ही है, ये अभी हम लोगों को पता ही है। सॉल्व करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग अब एक्सरसाइज 4.6 को ट्राई कर सकते हो, और कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।